जानकी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। अरे जानकी, कब तक तुम ही इस रसोई को अकेले संभालती रहोगी? अरे अब तो अपने बेटे की शादी कर दो, वो भी तो जवान शादी लायक हो गया है। अरे मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं शादी कर दूँ अपने बेटे की। लेकिन तुम तो जानती ही हो आजकल कहाँ ही अच्छी लड़की मिलती है। तब तक घर और रसोई मुझे ही तो संभालनी है। मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी है। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे अच्छी लड़की है तो जल्दी से बात चला और जल्दी से अब मेरे बेटे की शादी करवा। इसमें इतना क्या सोचने की बात है? अब तो तुम बेफिक्र ही हो जाओ। अब तुम्हारे बेटे की जल्द ही सहनाई सुनाई देगी, क्योंकि लड़की वाकई में बहुत अच्छी है। तुम्हारा घर अच्छे से संभाल लेगी लड़की। तुमने तो मेरी टेंशन ही कम कर दी। चलो इसी बात पर मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। जानकी अपने पड़ोसन के बताए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद जानकी अपने बेटे अरुण की शादी एक काजल नाम की लड़की से कर देती है। काजल अपने मायके से काफी कुछ लाई थी। काजल शादी के अगले दिन अपने पति और सास के लिए खाना बनाती है और टेबल पर खाना लगाती है। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर वहाँ जानकी और अरुण आते हैं। अरे वाह 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 बहू, आज तो तूने पहली रसोई में काफी कुछ बनाया है। माँ बस देखती ही रहोगी या आप कुछ खाना भी शुरू करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, खाओ ना और बताओ कि खाना कैसा लगा आपको। काजल का बनाया हुआ खाना जैसे अरुण और जानकी खाते हैं, दोनों को काफी मिर्च लगती है और दोनों यहाँ वहाँ मिर्च लगने की वजह से भागने लगते हैं। अरे राम राम राम, बहू तूने खाने में मिर्ची डाली है या बस मिर्ची में ही खाना डाल दिया? अरे इतना तीखा खाना कौन बनाता है? क्या सुबह सुबह मुंह में और पेट में आग लगा के मानेगी तू? हाँ सच में बहुत ज्यादा ही तीखा है। ऐसा लग रहा है पेट में किसी ने कोई बॉम्ब लगा दिया हो। ज्यादा तीखा हो गया क्या? लेकिन मैंने तो स्वाद के हिसाब से ही तीखा डाला था। बहू लेकिन ये हमारे स्वाद का खाना नहीं है। ऐसा खाना खाकर तो मैं पक्का बवासीर की मरीज बन जाऊंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बवासीर हो आपके दुश्मनों को? लेकिन मेरे मायके की रसोई में तो हमेशा तीखा ही खाना बनता था, जो सबको बहुत पसंद आता था। हाँ तो तुम्हारे मायके और ससुराल में फर्क भी तो है ना। तुम्हारे मायके में तीखा खाना चलता होगा लेकिन ससुराल में नहीं। हम लोग इतना तीखा खाना नहीं खाते, समझी तुम? ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कम तीखा बनाऊं और यही कोशिश करूंगी। हाँ बहू अगर तू ध्यान नहीं रखेगी तो हमारा ध्यान भटक जाएगा जिंदगी की पटरी पर से। अरे आज तो चल गया ये तीखा खाना, लेकिन आगे नहीं चलेगा। इसलिए बहू अब तुझे ज्यादा ही ध्यान रखना होगा। काजल के बनाए खाने से तो अरुण और जानकी के कानों से धुआं ही निकल जाता है। काजल फिर कोशिश करने लगती है कि अपने ससुराल की रसोई को ससुराल में रखे मायके की रसोई की तरह यहाँ भी सबके लिए कानों से धुआं निकालने वाला तीखा खाना ना बनाए। ऐसे कई दिन तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद काजल ने पूरी रसोई को अपने मायके की रसोई की तरह बना दिया था। चूल्हा भी अपने मायके की रसोई के जैसा था, वैसा ही लगा दिया था। वो बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ पर जानकी अपनी पड़ोसन के साथ आती है। अरे बहू, ये रसोई हमारी वाली पहली रसोई की तरह तो नहीं लग रही। तूने कुछ बदलाव किए हैं क्या? रसोई में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू हुआ है। रसोई ही बदल दी पूरी। अरे जानकी, तेरी बहू ने तो अपने ससुराल की रसोई को अपने मायके की रसोई बना दिया है। मैं गई हूँ कई बार काजल के घर, वहाँ काजल के घर में ही ठीक ऐसी ही रसोई थी। हैं बहू, तूने अपने मायके की रसोई ही बना दी है क्या? जी माँ जी, वो क्या है ना, मुझे अपने ससुराल की रसोई थोड़ी खास नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े बहुत बदलाव हो जाए, जिसे मुझे अपनी ये रसोई अच्छी लगने लगे। अच्छा अच्छा, और पहले क्या ये तुझे किसी पराये की रसोई लग रही थी? तू भी क्या बहकी बहकी बुड़बक की बातें कर रही है? मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई। एक काम कर, पहले जैसे ही कर दे। ये तो बिल्कुल भी नहीं जच रही है।
माँ जी लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है ना। अरे ये क्या तेरे बाप की रसोई है जो तुझे अकेले को अच्छी लगे? जो तुझे ये अच्छी लगे ऐसी रसोई मुझे नहीं चाहिए। अरे जानकी, तू भी क्या छोटी सी बात को खींचने लग रही है? अब भी तुझे रसोई में काम करना है क्या? अब तेरी बहू को ही सब संभालना है तो छोड़ देना उस पर ही, उसे जैसा ठीक लगे। पड़ोसन की बात सुनकर जानकी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और अपनी बहू की बात मान लेती है। जानकी तो यह चाहती थी कि उसकी बहू रसोई को अपने मायके की तरह बनाए, लेकिन काजल की इतनी जल्दी आदत कहाँ छूटने वाली थी। वो हमेशा कुछ न कुछ रसोई में अपने मायके की रसोई की तरह, कभी बर्तन में बदलाव तो कभी रसोई के डब्बे में बदलाव। कुछ दिनों बाद जानकी की बहन आती है तो काजल जानकी और लता के लिए खीर बनाती है। मासी जी आप खीर खाइए, मैंने खास ना खीर आपके लिए ही बनाई है, खाकर बताइए आपको कैसी लगी। अरे बहू, ये खीर है? तू क्या चीनी डालना ही भूल गई? बिल्कुल फीकी लग रही है। तू इसे खीर कह रही है? अरे इससे अच्छा तू मुझे दूध और चावल ही दे देती। बहू, जब तुझे कोई काम नहीं आता है तो तू बिना बात के वो काम करने क्यों लगती है? अब देख रही है ना कैसे तूने मेरी बहन के आगे मेरी नाक को कटवा कर रख दिया। अब खुशी हो गई, ठंडक मिल गई तेरे कलेजे को ये करके। माँ जी ये आप क्या कह रही हो? अरे मैं बहुत ही अच्छी खीर बनाती हूँ और चीनी तो मुझे अच्छे से याद है। जब मैंने इलायची डाली थी तभी मैंने चीनी भी डाली थी खीर में। अच्छा, तो तेरे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं और तू एक सच्ची है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं भी सच कह रही हूँ, मैंने खीर में चीनी डाली थी। अच्छा तो ठीक है, तुझे लग रहा है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो एक काम कर, तू खुद खीर को खा और फिर बता कि खीर में चीनी डाली है तूने या नहीं। अपनी सास के बोलने के बाद काजल वो खीर खाती है। माँ जी चीनी तो ठीक है, आप क्यों झूठ बोल रही थी? मुझे तो कहीं से भी चीनी कम नहीं लग रही। कम नहीं लग रही? अरे इतनी फीकी बनी है और तू इसे ठीक कह रही है? माँ जी ठीक ही है, मेरे मायके में तो चीनी इतनी ही खाते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्यों चीनी कम लग रही है। सही तो है, और दूध बाकी सब भी तो सही ही है। अरे बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, ससुराल। तो ससुराल में मायके की रसोई को बार बार बीच में घुसेड़ के क्यों ले आती है? माँ जी मैं तो यही कोशिश करती हूँ ना कि कोई गलती ना करूँ, लेकिन आप फिर भी यही बोलती हैं कि मैं ससुराल में मायके की रसोई ना लाई। आप ही बताओ मैं कहाँ लाती हूँ? अरे बहू, तुझे तो समझाना ही बेकार है। काजल अपने ससुराल की रसोई में बन रहे खाने को मायके की तरह करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब जानकी को पसंद नहीं आता। एक दिन जब जानकी अपनी बहू से तंग आ जाती है तो वो तय करती है अपनी बहू को सबक सिखाने का। अगले ही दिन जानकी काजल के कमरे से बेड, एसी सब हटवा रही होती है। ये सब काजल देख लेती है। माँ जी ये सब क्या है? आप मेरे कमरे से बेड और एसी क्यों हटवा रही हो? हम लोग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं क्या अपना घर? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो ये सब इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि तुझे अपने मायके की याद आती है, तो तू रसोई में बदलाव ला रही है, इसीलिए मैं घर में भी बदलाव लाऊंगी। क्या मतलब माँ जी? घर में कैसा बदलाव? यही बदलाव, जैसे तेरे मायके का कमरा था वैसा ही तुझे अब मिलेगा। माँ जी लेकिन मेरे मायके में मेरे कमरे में ना ही बेड था और ना ही एसी, तभी तो अब ये सब तेरे कमरे से हट जाएगा, तभी तो तुझे तेरे मायके की कम याद आएगी और तू अपने मायके के राग कम अलापेगी। नहीं माँ जी, मुझे अब बेड और एसी की आदत हो चुकी है, मैं बिना इसके कैसे रहूंगी? अब आया ना समझ? हमें भी अपनी रसोई में कम मसाले वाले खाने की आदत थी, लेकिन तू तो अपने मायके की रसोई को ससुराल मिलाना चाहती थी ना। जानकी की बात सुनकर काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो आगे से कभी भी अपने मायके की रसोई को ससुराल में नहीं लाती है। बबीता के लिए रिश्ता आता है, लेकिन बबीता रिश्ते के लिए मना कर देती है। हालांकि बबीता और उसकी बहन हेमा दोनों ही हमशक्ल थे। अब बबीता तो रिश्ते के लिए मना कर चुकी थी, तो बबीता के घर वाले उसकी छोटी बहन हेमा की शादी अशोक से करवा देते हैं।
अब हेमा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है और हेमा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी विमला का आना होता है। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है सरला, लाखों में एक है। आखिर बहू किसकी है? चल बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अब हेमा अपने कमरे में जाती है। तभी हेमा का पति अशोक भी कमरे में आ जाता है और हेमा को देखकर कहता है, हेमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। अब से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मेंबर। हेमा अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी क्योंकि सरला का एक ही बेटा था जिसे सरला बहुत प्यार करती थी। और अब बहू के आने के बाद तो सरला अपना प्यार बहू पर ही लुटाने लगी थी। एक रोज हेमा की बहन बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहन हेमा से कहती है, और हेमा, ससुराल जाकर तो तू हम सबको भूल ही गई है। नहीं नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं भूली, बल्कि मैं तो कब से घर आने की ही सोच रही हूँ। हाँ तो आ जा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें ऑफिस जाना होता है और खाने पीने की दिक्कत भी तो होती है। लेकिन मेरा मन हो रहा है तुझसे मिलने का। चल ठीक है, तू नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाती हूँ। इतना कहने के बाद अगले ही रोज बबीता का आना होता है और वो आते ही अपनी बहन हेमा से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन हेमा से कहती है, वैसे तू साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ की तरह। दीदी आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कुछ खाएंगी आप? नहीं नहीं, तू बस मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। बबीता और हेमा हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सरला का आना होता है और वो भी बबीता को देखकर अपनी बहू हेमा से कहती है, बहू, कुछ खाने पीने को दिया क्या बबीता को? बेटा कैसी हो? घर में सब ठीक हैं? समधन जी, आंटी सब अच्छे हैं, माँ भी अच्छी हैं। अब सरला किचन में जाकर बबीता और हेमा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और हेमा से कहती है, बहू ये ले चाय, जा जाकर आराम से कमरे में बातचीत कर ले, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अब हेमा भी अपने कमरे में आ जाती है और बबीता सरला को ऐसी बातचीत करते हुए देखकर हेमा से कहती है, कहीं तेरी सास मेरे आने पर ये सब अच्छा बनने का ड्रामा तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी सास वाकई में बहुत अच्छी है और तो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करती है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है हेमा, तेरी तो किस्मत ही चमक गई इस घर में आकर। अब थोड़े ही समय बाद अशोक का ऑफिस से आना होता है और वो बबीता को देखकर खुश होता है और अपनी पत्नी हेमा से कहता है, हेमा, कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं माँ के साथ किचन में हेल्प करवा देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी, आप और माँ क्यों परेशान हो रहे हैं? कभी तो मुझे भी मौका दिया करो काम करने का। चलो अब तुम बातें करो, मैं कुछ अच्छा सा बना लाता हूँ। वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा। सच में हेमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो तेरी जगह मैं होती। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अब रात का खाना सरला और अशोक मिलकर बनाते हैं और उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। बबीता भी सरला के साथ सोती है और सोते हुए मन ही मन सोचती है, हेमा की तो लाइफ सेट है, लेकिन अगर मैंने उस दिन ना नहीं की होती ना तो आज इस घर पर मैं राज कर रही होती। लेकिन अब भी वक्त है, देरी नहीं हुई है, कुछ तो करना ही होगा। अब इसी के साथ अगली सुबह की शुरुआत होती है और करीब 12 बजे बबीता हेमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, हेमा चल, मुझे स्टैंड तक छोड़कर आ जा, मैं भी निकलती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, चलो अभी चलती हूँ। अब बबीता और हेमा स्टैंड पर जा ही रहे होते हैं कि तभी बबीता के फोन पर एक फोन आता है और बबीता बड़ी ही हैरानी से अपनी बहन हेमा को कहती है, हेमा हमें जल्दी जाना होगा, मैं तुझे बता नहीं सकती। दीदी किसका फोन था, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। अब बबीता हेमा को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद शाम के 5 बजे सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ है? थोड़ा चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपकी चाय। अब कुछ ही समय बाद हेमा, जो कि बबीता थी, वो अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती है। बहू, बबीता चली गई घर, मुझे तूने बताया भी नहीं। माँ जी, वो उसे घर से फोन आ गया था तो उसे जाना पड़ा। चल कोई बात नहीं, मिल लिया ना, वही काफी है। अब जैसे ही सरला चाय पीती है वैसे ही उसे चाय बहुत मीठी लगती है। तभी वो चाय पीते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू आज तो कुछ भूल तो नहीं रही ना? तबीयत तो ठीक है तेरी, फिर भी तूने चाय में चीनी क्यों डाली है? जी माँ जी,
चाय है तो चाय में चीनी भी तो होगी ही ना। बहू लगता है तो भूल गई, मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं खाना। अरे माँ जी, मेरा दिमाग भी ना पता नहीं कहाँ रहता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरला को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को टाल देती है क्योंकि हेमा की चीजें बबीता को कैसे पता होंगी। अब देर शाम जब अशोक ऑफिस से घर आता है तो हेमा अशोक को कहती है, आ गए आप, आज लेट नहीं हो गए आपको आने में? क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि हर शनिवार को मेरे ऑफिस में मीटिंग होती है? ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। आजकल ना मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। अरे बादाम खाया करो, वरना तो किसी दिन तुम मुझे भी भूल जाओगी। अब देर रात सबके खाने के बाद अशोक हेमा को अपनी बाहों में भरकर हेमा से कहता है, जो असल में बबीता थी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा काम अब तक खत्म ही नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान तुम अपने पति पर भी दे दिया करो भाई। जी आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? कोई देख लेगा, माँ जी आ जाएंगी। माँ तो सो गई है, भला वो कैसे आएगी? और तुम आज इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा ही तो पति हूँ, तुम्हारी बहन का नहीं हूँ। जी मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बीवी है यार, वैसे आज से पहले कभी इसके इतने नखरे नहीं हुए। अब हेमा हॉल में आकर खुद से कहती है, जान बची मेरी, वरना क्या ही कर देता ये इंसान मेरे साथ। चल बबीता, अब यही सोचा तू। इधर बेचारा अशोक अपनी बीवी का इंतजार करते हुए सो जाता है और थोड़ी देर बाद जब रात को सरला पानी पीने के लिए उठती है तो वो हेमा को हॉल में सोई देखती है। ये देखकर सरला खुद से कहती है, जरूर दाल में कुछ काला है। बहू ने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं किया और बहू मुझे कुछ बदली बदली हुई भी लग रही है। जरूर कोई बात है। अब अगली सुबह सरला अपनी बहू के पास एक खाली कागज और पेन लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू यहाँ जल्दी साइन कर, वरना विमला चली जाएगी। कहाँ माँ जी? यहाँ। रुको, ये लो, बस हो गया। अब काम करते करते कुछ समय बाद बबीता को याद आता है, माँ जी ने मुझसे साइन करवाया, लेकिन मैंने तो हेमा की जगह अपना साइन कर दिया। कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया। चल बबीता, यही मौका है, यहाँ से निकल ले। अब जैसे ही बबीता घर का गेट खोलती है तो वो देखती है कि बाहर पुलिस आई है और हेमा की सास सरला और उसका पति भी वहाँ खड़े हैं। चल अब तो खुद से सच बताएगी या पुलिस का 3rd डिग्री दिलवाऊं? अब बबीता रोती हुई सब सच बता देती है और तब जाकर हेमा को बबीता ने जिस घर में रखा था वहाँ से लाया जाता है, क्योंकि वो घर काफी समय से बंद था जहाँ बबीता ने हेमा को रखा था। और बाद में पुलिस बबीता को अपने साथ ले जाती है।